Good day everyone. आज हम पढ़ेंगे lesson number 14 which is errors in measurements. By the way, I'm Kash, your visual teacher and welcome to my YouTube channel Learn with Ease. हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के साथ साथ बुक से रीडिंग भी करते हैं। रीडिंग के दौरान आपने पेंसिल और हाइलाइटर अपने पास रखना है ताकि हम शॉर्ट क्वेश्चंस को लिख सकें और इम्पोर्टेंट टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकें। लर्नर्स, आज के लेसन में हम पढ़ेंगे ह्यूमन एरर्स क्या होते हैं और उन्हें कैसे फिक्स किया जाता है। व्हाट आर सिस्टमैटिक एरर्स, सिस्टमैटिक एरर्स क्या हैं और इन्हें कैसे फिक्स किया जाता है। एंड रैंडम एरर्स क्या होते हैं और इन्हें किस तरह से फिक्स किया जा सकता है। आर यू रेडी? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एरर्स इन measurements. Measurements using tools and instruments are never perfect. जब भी हम इंस्ट्रूमेंट्स और टूल्स की मदद से मेजरमेंट्स लेते हैं तो वो कभी भी परफेक्ट नहीं आती। दे इनहेरिट सम एरर्स एंड डिफर फ्रॉम देयर ट्रू वैल्यूज। उनमें कुछ ना कुछ एरर आ ही जाता है और वो अपनी एक्चुअल वैल्यू से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। The best we shall do is to ensure that the errors are as small as reasonably possible. लेकिन हम इस सूरत में क्या कर सकते हैं? हम इस सूरत में ये इंश्योर करेंगे, ये यकीन दिलवाएंगे कि हम जो मेजरमेंट ले रहे हैं उसमें एरर इतना मिनिमम हो कि वो एक्सेप्टेबल हो सके। A scientific measurement should indicate the estimated error in the measured values. एक साइंटिफिक मेजरमेंट जब भी ली जाती है तो उसके साथ एरर्स की पॉसिबिलिटी भी बताई जाती है कि इस वैल्यू के साथ साथ एरर की कितनी पॉसिबिलिटी है। Usually there are 3 types of experimental errors affecting the measurements. आम तौर पर 3 तरह के एरर्स होते हैं जो हमारी रीडिंग्स को इफेक्ट करते हैं। ह्यूमन एरर्स, सिस्टमैटिक एरर्स एंड रैंडम एरर्स। आइए इन एरर्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं और देखते हैं इन एरर्स को हम किस तरह से मिनिमाइज कर सकते हैं। ह्यूमन एरर, दे अकर ड्यू टू पर्सनल परफॉर्मेंस। ह्यूमन एरर्स हमारी पर्सनल परफॉर्मेंस की वजह से होते हैं। द लिमिटेशन ऑफ द ह्यूमन परसेप्शन such as the inability to perfectly estimate the position of the pointer on the scale. Human errors humans की यानी हमारी perception की वजह से होते हैं। हमारी perception की कुछ ना कुछ limitations हैं, जैसे कि हम आम आंख से बहुत सारी चीजें नहीं देख सकते, हमें लेंसेज यूज करने पड़ते हैं, जैसे कि हम माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं। तो ह्यूमन एरर्स इंसानों की अपनी गलती की वजह से आते हैं। पर्सनल एरर्स कैन ऑल्सो अराइज ड्यू टू फॉल्टी प्रोसीजर टू रीड द स्केल। अगर किसी शख्स को एक स्केल को रीड करना ही नहीं आता तो ये उस शख्स की गलती है जो स्केल को रीड कर रहा है। The correct measurement needs to line up your eye right in front of the level. करेक्ट मेजरमेंट लेने का तरीकेकार ये है कि आप अपनी आंख के लेवल को रीडिंग के लेवल के अकॉर्डिंग एडजस्ट करें और फिर मेजरमेंट लें। जैसा कि अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, जब भी हम मेजरिंग सिलेंडर से रीडिंग नोट करते हैं तो हमने अपनी आई लेवल को मेनिस्कस के लेवल पर रखना है। अगर किसी शख्स को प्रॉपर प्रोसीजर नहीं आता और वो बहुत ज्यादा हाई पोजीशन से रीडिंग को नोट करता है या लो पोजीशन से, तो इस तरह के जो एरर्स रीडिंग में आते हैं उन्हें हम ह्यूमन एरर्स कहते हैं। इन टाइमिंग एक्सपेरिमेंट्स द रिएक्शन टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल टू स्टार्ट और स्टॉप क्लॉक also affect the measured value. अगर
एक शख्स किसी ड्यूरेशन को नोट कर रहा है और वो स्टॉप वॉच को स्टार्ट या स्टॉप करने में कोई मिस्टेक कर देता है तो हमारी मेजर्ड वैल्यू में एरर आ जाता है, जिसे हम ह्यूमन एरर का नाम देते हैं। तो लर्नर्स, यहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन है, व्हाट इज ह्यूमन एरर इन मेजरमेंट एंड हाउ कैन इट अकर ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट्स? ह्यूमन एरर क्या होता है और ये एक्सपेरिमेंट्स में किस तरह से वकूअ पजीर होता है? तो आप इस क्वेश्चन के आंसर में यहाँ से मार्क कर लें और साथ ही SQ भी लिख लें। SQ मीन्स शॉर्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे एंड कर लें, SQ इधर भी लिख लें। गॉट इट? Human error can be reduced by ensuring proper training, techniques, and procedure to handle the instrument and avoiding environmental distraction or disturbance for proper focusing. Human error को reduce करने के लिए जो शख्स रीडिंग ले रहा है वो प्रॉपर ट्रेन्ड होना चाहिए, उसको टेक्निक्स आनी चाहिए और प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो अप करना चाहिए। वो जिस भी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके रीडिंग ले रहा है उस इंस्ट्रूमेंट की प्रॉपर टेक्निक्स और प्रोसीजर को फॉलो अप करते हुए रीडिंग ले, और वो इन्वायरमेंटल डिस्ट्रैक्शन और डिस्टरबेंस को अवॉइड करे ताकि उसका प्रॉपर फोकस उस इंस्ट्रूमेंट की हैंडलिंग पर हो। द बेस्ट वे इज टू यूज ऑटोमेटेड और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एरर। ह्यूमन एरर को दूर करने का बेस्ट वे ये है कि आप ऑटोमेटेड या डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करें। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करते हुए ह्यूमन एरर्स नहीं आ सकते। तो लर्नर्स, आपके लिए एक और क्वेश्चन है, हाउ कैन ह्यूमन एरर्स बी रिड्यूस्ड और मिनिमाइज्ड इन साइंटिफिक मेजरमेंट्स? साइंटिफिक मेजरमेंट्स में हम ह्यूमन एरर को किस तरह से कम कर सकते हैं? तो लर्नर्स, इसका आंसर आप यहाँ से मार्क कर लें, ह्यूमन एरर्स शॉर्ट क्वेश्चन मार्क कर लें एंड अप टू इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एरर्स। लर्नर्स, जो ये एरर्स वाला क्वेश्चन है ये मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन समटाइम्स इस क्वेश्चन में से शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आपसे पूछे जा सकते हैं। सिस्टमैटिक एरर्स, they refer to an effect that influences all measurements of particular measurements equally. Systematic errors वो errors होते हैं जो हर measurement को इफेक्ट करते हैं। It produces a consistent difference in reading. Systematic error की वजह से रीडिंग लेने में ओरिजिनल रीडिंग और उस इंस्ट्रूमेंट से ली गई रीडिंग में बहुत ज्यादा फर्क आता है। सिस्टमैटिक एरर बेसिकली हमारे इंस्ट्रूमेंट के अंदर एरर होता है, जिसकी वजह से जब हम रीडिंग नोट करेंगे तो वो रीडिंग ओरिजिनल रीडिंग से डिफरेंट आएगी। इट अकर्स ड्यू टू सम डेफिनेट रूल। सिस्टमैटिक एरर्स बार बार किसी खास वजह से वकूअ पजीर हो रहे होते हैं। इट में अगर ड्यू टू जीरो एरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, या तो उस इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर होता है, पुअर कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट और इनकरेक्ट मार्किंग, या तो उस इंस्ट्रूमेंट की कैलिब्रेशन गलत होती है या उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर मार्किंग गलत लगी हुई होती है, जिसकी वजह से सिस्टमैटिक एरर बार बार आ रहा होता है। सिस्टमैटिक एरर इंस्ट्रूमेंट में होता है, आप ये बात लिख लें। सिस्टमैटिक एरर आते हैं ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट्स। ड्यू टू फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट कहना ज्यादा बेटर होगा। जब तक उस इंस्ट्रूमेंट का फॉल्ट दुरुस्त नहीं होगा तो हमारी रीडिंग भी करेक्ट नहीं होगी। तो लर्नर्स, यहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन है, व्हाट आर सिस्टमैटिक एरर्स एंड व्हाट कॉजेस देम? सिस्टमैटिक एरर्स क्या होते हैं और इनकी वजह क्या होती है? तो आप यहाँ से इसको मार्क करें शॉर्ट क्वेश्चन, और आप इनकरेक्ट मार्किंग तक मार्क कर लें। नॉर्मली एरर्स इन मेजरमेंट्स एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है, लेकिन समटाइम्स इस टॉपिक में से शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं। The effect of this kind of error can be reduced by comparing the instrument with
another which is known to be more accurate. सिस्टमैटिक एरर को फिक्स करने के लिए हम अपने इंस्ट्रूमेंट को उस दूसरे इंस्ट्रूमेंट के साथ कंपेयर करेंगे जो बिल्कुल एक्यूरेट होगा. Thus a correction factor can be applied. या फिर हम एक करेक्शन फैक्टर भी लगा सकते हैं, जैसे कि हमने वर्नियर कैलिपर के केस में 0 एरर को फिक्स किया था. हम सेम उसी तरह सिस्टमैटिक एरर को ठीक कर सकते हैं 0 करेक्शन करके. गॉट इट? तो लर्नर्स, एक और क्वेश्चन है, हाउ कैन द इफेक्ट ऑफ सिस्टमैटिक एरर्स बी रिड्यूस्ड? सिस्टमैटिक एरर को हम किस तरह से फिक्स कर सकते हैं? आंसर यहाँ से है, द इफेक्ट ऑफ दिस काइंड और कैन बी अप्लाइड. आप मार्क कर लें. गॉट इट? लर्नर्स, अगर आपको ये वीडियो लेक्चर हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. द लास्ट वन इज रैंडम एरर्स. It is said to occur when repeated measurements of a quantity give different values under the same conditions. Random errors रैंडम ही आ जाती है, इसकी कोई वजह नहीं होती. अगर आपने एक दफा रीडिंग ली है तो मेजरमेंट कुछ और आएगी, फिर दूसरी बार रीडिंग लेंगे तो और फर्क से रीडिंग आएगी, तीसरी बार कुछ और आएगी. इट इज ड्यू टू सम अननोन कॉज विच आर अनप्रिडिक्टेबल. आपकी बुक ने भी कह दिया है, रैंडम एरर्स की कोई वजह नहीं होती है, खुद ब खुद ही आ जाती है बिन बुलाए मेहमान की तरह. द एक्सपेरिमेंटर हैव अ लिटिल और नो कंट्रोल ओवर इट. जो एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है उस बेचारे का रैंडम एरर्स पे कोई कंट्रोल नहीं होता. हम ह्यूमन एरर्स को भी फिक्स कर सकते हैं, हम सिस्टमैटिक एरर्स को भी रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन रैंडम एरर्स की जब वजह ही नहीं पता होगी तो उसे फिक्स कैसे करेंगे? रैंडम एरर अराइज ड्यू टू सडन फ्लक्चुएशन और वेरिएशन इन द एनवायरमेंटल कंडीशंस. रैंडम एरर्स अचानक से होने वाली तब्दीलियां जो कि हमारे इन्वायरमेंट में हो रही होती हैं उनकी वजह से भी आ सकते हैं. अब हम इन्वायरमेंटल फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते. इन्वायरमेंटल फ्लक्चुएशंस होती हैं जैसे अभी बिल्कुल भी हवा नहीं थी और एकदम से आंधी स्टार्ट हो गई. फॉर एग्जाम्पल, चेंज इन टेम्परेचर में चेंज हो सकता है, जैसे कि एक सनी डे है और आप काम कर रहे हैं अपनी लैब में और कुछ ही देर में वो सनी डे एक रेनी डे में चेंज हो जाता है तो टेम्परेचर में भी चेंज आएगा. प्रेशर, ह्यूमिडिटी, वोल्टेज एक्सेट्रा, इन सब चीजों में चेंज की वजह से रैंडम एरर हमारी रीडिंग में आ सकता है. तो लर्नर्स, एक शॉर्ट क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट आर रैंडम एरर्स एंड व्हाट कॉजेज देम? रैंडम एरर्स क्या होते हैं और इनकी वजह क्या होती है? तो आप रैंडम एरर्स को यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन मार्क कर लें. SQ, it is said to occur and which are unpredictable. The effect of random errors can be reduced using several or multiple readings and then taking their average और मीन वैल्यू. रैंडम एरर्स को हम रिड्यूस कर सकते हैं लेकिन प्रॉपरली इलिमिनेट नहीं कर सकते, मतलब खत्म नहीं कर सकते, लेकिन इसके चांसेस को कम जरूर कर सकते हैं. हम किसी भी मेजरमेंट की मल्टीपल रीडिंग्स लेंगे और आखिर में उसका एवरेज निकाल लेंगे. मल्टीपल रीडिंग्स और एवरेज क्या होती है? हम मल्टीपल रीडिंग्स लेंगे. सपोज एक बार हमारी रीडिंग आती है 5, एक बार रीडिंग आती है हमारी 5.1, फिर रीडिंग आती है हमारी 5 और फिर रीडिंग आती है 5.2. ये हमारी होगी मल्टीपल रीडिंग्स. अब हम इन मल्टीपल रीडिंग्स का एवरेज ले लेंगे. एवरेज कैसे लेते हैं? हम जितने भी हमारे पास रीडिंग्स आई हैं उन्हें हम ऐड कर लेंगे और जितनी हमने रीडिंग्स ली हैं उस नंबर से डिवाइड कर देंगे. हमने 4 रीडिंग्स ली हैं, 1, 2, 3 एंड 4, तो हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे. जल्दी से आप कैलकुलेटर इस्तेमाल करें और मुझे बताएं इसका क्या आंसर आएगा. सिमिलरली फॉर मेजरिंग टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटिंग पेंडुलम, इसी तरह जब हम पेंडुलम की ऑसिलेशन का टाइम पीरियड निकालेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे? द टाइम ऑफ सेवरल ऑसिलेशंस. हम काफी सारी ऑसिलेशंस का टाइम लेंगे, से 30 ऑसिलेशंस. हम तकरीबन 30 ऑसिलेशंस का टाइम नोट करेंगे, इज नोटेड, एंड देन मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ वन ऑसिलेशन इज डिटरमिन्ड. और हम एक ऑसिलेशन का टाइम
निकाल लेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पेंडुलम क्या होता है। पेंडुलम एक स्फेयर होता है जिसे हमने एक धागे के साथ बांधा होता है। इसकी जो असल पोजीशन है ना वो ये है मिड में। हम क्या करेंगे, इसको उठा के यहाँ तक लेकर जाएंगे और इसे छोड़ेंगे। ये अपनी जगह पे आने के बजाय आगे निकल जाएगा। ये टू एंड फ्रो, इसको आप कंसिडर कर लें मिड पॉइंट। इस मिड पॉइंट के इर्द गिर्द ये ऑसिलेट करेगा। ऑसिलेट का मतलब है इस मिड पोजीशन से आगे जाएगा, इस मिड पोजीशन से पीछे जाएगा। तो हम स्टॉप वॉच की मदद से 30 ऑसिलेशंस के टाइम को निकाल लेंगे। हमने 30 ऑसिलेशंस का टाइम काउंट किया विच इज 15 सेकेंड। अभी 30 ऑसिलेशंस का है, यहाँ पे लिख देते हैं जी 30 ऑसिलेशंस। तो हमने एक ऑसिलेशन का टाइम निकालना है, तो हम 15 सेकेंड डिवाइडेड बाय 30 जल्दी से इसको कैलकुलेट करके बताएं क्या टाइम आता है। तब तक हम इससे कैलकुलेट कर लेते हैं। एवरेज होता है, हम जितनी भी हमारे पास वैल्यूज आई हैं उन सबको ऐड करते हैं और जितनी वैल्यूज ली होती हैं उसके नंबर पे डिवाइड कर देंगे। अगर हमने 4 रीडिंग्स ली हैं तो डिवाइडेड बाय 4। इनको जब ऐड करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 20.3। किसी ने कैलकुलेट किया था, जब इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 5.075। इसको हम राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ करने के बाद हमारे पास आंसर नियर टू 5.1 सेंटीमीटर आएगा। गॉट इट? किसी ने कैलकुलेशन की है? अगर की है तो कमेंट सेक्शन में आंसर लिखें। 15 सेकेंड्स डिवाइडेड बाय 30 ऑसिलेशंस जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.5 सेकेंड, यानी एक ऑसिलेशन का टाइम है 0.5 सेकेंड। अब हम ये नॉर्मली कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर हम स्टॉप वॉच से करेंगे तो उसके नॉब को प्रेस करने में भी टाइम लगेगा, उसको स्टॉप करने में भी टाइम लगेगा, तो वो ऑसिलेशंस निकल जाएंगी, हम कर ही नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं, हम काफी सारी ऑसिलेशंस ले लेते हैं और एक को काउंट कर लेंगे। सिंपल। तो लर्नर्स, यहाँ पे आपके लिए एक और क्वेश्चन है which is how can the effect of random errors be reduced? हम random error को किस तरह से कम कर सकते हैं? तो learners, इसका आंसर है यहाँ से the effect of random error can be reduced। आप इधर मीन वैल्यू तक कर लें। आप नेक्स्ट ऑसिलेशन वाले एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, पर मेरा ख्याल है यहाँ तक इनफ रहेगा। आप मार्क कर लें SQ। लर्नर्स, इस टॉपिक से रिलेटेड MCQ फाइल का PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप लिंक को क्लिक करें और PDF फाइल फ्री में हासिल करें। लर्नर्स, अब आपके इस टॉपिक के साथ एक छोटा सा क्विक क्विज है और हम इसे जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। आइडेंटिफाई पर्सनल, सिस्टमैटिक एंड रैंडम एरर्स। हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। हमने इस स्टेटमेंट को पढ़ के बताना है ये पर्सनल एरर है, सिस्टमैटिक एरर है या रैंडम एरर है। योर आई लेवल में मूव अ बिट व्हाइल रीडिंग द मेनिस्कस। जब आप मेनिस्कस से रीडिंग नोट कर रहे हैं और आपकी आई का लेवल नॉर्मल से थोड़ा इधर उधर हो गया है, तो कौन सा एरर होगा? वेरी गुड, दिस इज पर्सनल एरर और ह्यूमन एरर। एयर करंट में कॉज द बैलेंस टू फ्लक्चुएट। हवा की वजह से आपका मेजरिंग बैलेंस ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब जो रीडिंग थी उस रीडिंग से डिफरेंट रीडिंग आ रही है। वेरी गुड, यह है रैंडम एरर। रैंडम एरर एनवायरमेंटल कंडीशंस में वेरिएशन या फ्लक्चुएशन की वजह से वकू पजीर होता है। The balance may not be properly calibrated। जो आपका फिजिकल बैलेंस है उसकी प्रॉपर कैलिब्रेशन नहीं हुई हुई है और उस पुअरली कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट की वजह से हमारी रीडिंग गलत आ रही है। वेरी गुड। जब इंस्ट्रूमेंट में खराबी होती है तो उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। Some of the liquid may have evaporated while it is being measured। हम किसी लिक्विड को मेजर कर रहे हैं और वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है और मेजर करते करते ही वो इवेपोरेट हो गया है। ऑब्वियसली वो उस लेवल से कम मेजर होगा। तो ये कौन सा एरर है?
वेरी गुड, इट्स अ रैंडम एरर। ये किसी इंस्ट्रूमेंट की गलती नहीं है, ये किसी ह्यूमन की गलती नहीं है, ये रैंडमली अकर हो गया है। गॉट इट? वेरी गुड। तो लर्नर्स, नेक्स्ट लेसन में हम पढ़ेंगे अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। गुड लक एवरीवन।